मैं सरहद पर खड़ा हूँ, लेकिन अपनों के लिए बेबस हूँ। एक बुखार ने मेरा बेटा छीन लिया, क्योंकि यहाँ बीमारी से ज़्यादा सिस्टम मरा हुआ है। एक साल पहले कहे हुए इन शब्दों को सुनकर पूरे राज्य में खूब हंगामा हुआ, फिर सभी भूल गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले उस फौजी के साथ हमारी व्यवस्था ने क्या किया? क्या आप जानते हैं, हमारी जिस व्यवस्था में मुर्दे द्वारा निर्वाचन आयोग में आपत्ति लगाने जैसे आरोप लग रहे हैं, उसी व्यवस्था में अदालत के आदेश के बावजूद एक पिता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कौवे को राष्ट्रीय पक्षी बताया जा रहा है और कुत्तों के डर से प्रशासन को स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, वहां उत्तराखंड का एक सामान्य आदमी कहां खड़ा है? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आज के एपिसोड में हफ्ते भर की खबरों से समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम में हम कहां हैं। मेरा 1.5 साल का शुभांशु मरा नहीं, उसे मारा गया। रेफर सिस्टम ने, 108 की सुस्त एम्बुलेंस ने और उस अड़ियल मानसिकता वाले डॉक्टरों ने, जिन्हें अब भी ये भ्रम है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शब्द उस पिता के हैं जो देश के लिए जान हथेली में रखकर सीमा पर तैनात है, लेकिन अपने बेटे को सरकारी अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ते देख चुका है। जम्मू कश्मीर में तैनात दिनेश जोशी चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने अपना बेटा खोया, वैसे फिर कभी कोई अपना बच्चा न खोए। क्या आप यकीन करेंगे कि दिनेश जोशी को पिछले 1 साल की सभी छुट्टियां सिर्फ और सिर्फ एक एफआईआर दर्ज कराने में लग गई? दिनेश जोशी को एक एफआईआर लिखवाने भर के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वो भी एक बार नहीं 2 बार। उनकी एफआईआर तब लिखी गई जब उन्होंने अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की। इस घटना से जहां एक और सवाल तो ये उठता है कि आखिर एफआईआर लिखने में 1 साल का वक्त क्यों लगा, तो दूसरी ओर ये भी सोचने वाला विषय है कि क्या शुभांशु जोशी की मौत के बाद सिस्टम में कुछ बदलाव आया? इसका जवाब भी आपको इसी हफ्ते की खबरों से मिल जाता है। स्क्रीन पर मां और बच्चे की जान जाने वाली खबर जो आप पढ़ रहे हैं, वो इसी महीने की 22 तारीख के अखबार में छपी है। उत्तरकाशी के बबलू दास की पत्नी अमीना और उनका नवजात दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं वो चमोली का है। वीडियो में आप ईरानी गांव की गर्भवती महिला हेमा नेगी के परिजनों को उसे जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाने की जद्दोजहद करते देख सकते हैं। स्क्रीन पर अब आप जो वीडियो देख रहे हैं वो पिथौरागढ़ का है। कंधे पर कनार गांव के लोग बुजुर्ग को अस्पताल ले जा रहे हैं। अपनी पीठ पर पत्नी को अस्पताल ले जाने वाला ये वीडियो पौड़ी जिले का है। स्क्रीन पर अल्मोड़ा की सरस्वती देवी से जुड़ी जो खबर आप देख रहे हैं, वो भी इसी हफ्ते की है। 77 बरस की सरस्वती देवी भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सारी खबरें इसी हफ्ते की हैं, तो आप खुद सोचिए, 1 साल में उत्तराखंड में क्या बदला है। उत्तराखंड में सरकारें दशकों से दावा करती हैं कि वो राज्य से पलायन को कम करने के लिए काम करती हैं, लेकिन उन्होंने क्या काम किया है, वो इसी हफ्ते की घटनाओं से पता चलता है। उत्तराखंड में सरकारों ने इतना काम कर दिया है कि राज्य में अब बाघ और भालू के डर से बच्चों के स्कूल बंद होने जैसी खबरों के साथ आवारा कुत्तों के डर से स्कूल बंद होने की खबर भी शामिल हो चुकी है। चमोली के नारायण बगड़ और नलगांव क्षेत्र में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के चलते 10 स्कूलों में 20 से 23 अगस्त तक छुट्टी कर दी गई। भारत में शायद ये दूसरा मौका है जब हिंसक कुत्तों के आतंक की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुत्तों के आतंक के कारण 8 पंचायतों के स्कूल एक दिन के लिए बंद करने पड़े थे। जैसे उत्तराखंड में जो स्कूल खुले भी हैं, उनके हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। आप हमारे एक पुराने वीडियो में उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर पूरी रपट देख सकते हैं। रही इस हफ्ते की बात, तो पूरे देश में युवा कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी सरकारी स्कूलों के हाल पर इस हफ्ते कई वीडियो देखने को मिले। स्क्रीन पर दिखने वाला वीडियो बागेश्वर के एक स्कूल का है। सॉन्ग इंटर कॉलेज का ये वीडियो कांग्रेस नेता ललित फरसवाण ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। मुश्किल से नदी पार कर स्कूल जाते इन बच्चों का ये वीडियो चंपावत जिले का है। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की ये स्थिति तब है जब सालों से हर कोई इस बात को जानता है कि उत्तराखंड में पलायन के दो बड़े कारण शिक्षा और स्वास्थ्य है। राज्य में अगले साल चुनाव हैं, इसके बावजूद न तो राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर कोई सवाल उठा रहा है और न कोई स्वास्थ्य व्यवस्था पर। खैर, अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसे उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी राजनीति पार्टी पूरे हफ्ते जोर शोर से उठा रही है। इस हफ्ते कांग्रेस ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेस ने एसआईआर का मुद्दा उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक उठाया है।
खबरों के मुताबिक राज्य में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जीवित लोगों को मृत बताकर उनके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में कई विधानसभा सीटों पर फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। पहले समझते हैं फॉर्म 7 है क्या। निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने या प्रस्तावित नाम के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। आयोग के अनुसार संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई मतदाता किसी व्यक्ति के नाम पर इस आधार पर आपत्ति दर्ज कर सकता है कि वो व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता बनने के योग्य नहीं है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि आपत्ति के कारण मनमाने नहीं हो सकते हैं। यानी नियम ये अधिकार तो देता है कि एक मतदाता दूसरे अयोग्य मतदाता के नाम पर आपत्ति कर सकता है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल ये उठता है कि अगर एक आदमी सैकड़ों फॉर्म 7 दाखिल करता है, तो क्या हर फॉर्म 7 की स्वतंत्र और पर्याप्त सत्यापन प्रक्रिया होती है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान नाम हटाने के लिए दाखिल आपत्तियों के आंकड़ों में एक खास पैटर्न सामने आया है। पैटर्न के मुताबिक 5 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 दाखिल करने वाले कुछ लोग भाजपा से जुड़े या भाजपा के बूथ स्तरीय पदाधिकारी बताए गए हैं। जैसे किच्छा विधानसभा सीट पर नाम हटाने के लिए कुल 4,857 आपत्तियां दाखिल हुई। इनमें से 4,855 आवेदन राजेश तिवारी नाम से हुए हैं। राजेश तिवारी को भाजपा का बूथ लेवल एजेंट बताया गया है। इसी तरह गदरपुर सीट पर नाम हटाने के लिए कुल 1,1370 आवेदन आए, जिसमें 670 आवेदन चंकित हुरिया ने दाखिल किए। चंकित को भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी तरह खटीमा, रुद्रपुर और नानकमत्ता में भी एक ही आदमी के नाम से 100 से ज्यादा आपत्ति दर्ज हैं। कांग्रेस नेताओं ने दस्तावेजों के साथ दावा किया है कि गदरपुर में प्रेमवती नाम से फॉर्म 7 जमा कराए गए हैं, जबकि प्रेमवती की मौत साल 2015 में ही हो चुकी है। कांग्रेस ने ऐसे मामलों का भी दावा किया है जिनमें आपत्ति करने वाले के तौर पर दर्ज आदमी के जेल में होने का आरोप है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक जांच का निष्कर्ष अभी जरूरी है। खैर, आपत्तियों की सत्यता पर सवाल और गंभीर हो जाते हैं जब पिरान कलियर के विधायक फुरकान अहमद के खिलाफ दर्ज आपत्ति को लेकर ये दावा सामने आया कि जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज बताई गई, उसने खुद आपत्ति करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि अगर जिस आदमी के नाम से फॉर्म 7 दाखिल किया गया है वही कहता है कि उसने ऐसी कोई आपत्ति की ही नहीं, तो निर्वाचन आयोग आपत्ति दर्ज करने वाले की पहचान कैसे वेरीफाई करता है? इस तरह के मामले और भी कई गंभीर सवाल उठाते हैं, जैसे आखिर आपत्तियां किस आधार पर स्वीकार की जा रही हैं? आयोग फर्जी आपत्तियां दर्ज करने वालों की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या किसी मतदाता के खिलाफ झूठी आपत्ति दर्ज करने वालों के खिलाफ आयोग कोई कार्रवाई करेगा? खैर, इस राजनीतिक विवाद के बीच निर्वाचन तंत्र ने दावे आपत्तियों के निस्तांतरण की निगरानी के लिए 9 अधिकारियों की नियुक्ति की है। इससे प्रक्रिया की निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है। आखिर में बात उत्तराखंड में हुई उस परीक्षा की जिसकी आंसर की में देश का राष्ट्रीय पक्षी कौवे को बताया गया। उत्तराखंड में 16 अगस्त को हुई संयुक्त बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा की आंसर की देखकर हर कोई चौंक गया। बीएड और एमएड में प्रवेश की संयुक्त परीक्षा की आंसर की में सेक्शन ए को छोड़कर बी, सी और डी में प्रश्नों के उत्तर गलत के साथ बेतुके भी दिखाए गए थे। आंसर की में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौवा बताने के अलावा एफआरआई का मुख्यालय हल्द्वानी और उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल 2 सीटें बताई गई थी। हालांकि बाद में विश्वविद्यालय ने इसे तकनीकी गलती बताकर आंसर की अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दी है, जो कि सही है। कुल मिलाकर इस हफ्ते की खबरों को देखकर तो यही लगता है कि उत्तराखंड के लोग गलतियों के बीच खड़े हैं। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, निर्वाचन में, सभी जगह गलतियां ही गलतियां हैं। पर सवाल ये है कि हम इन गलतियों से सीखेंगे कब?